देखो अभी 6.1 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 6.1 तो मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखो। देखो N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसका नाम क्या है? नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। दो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 5 है, इसलिए पेंटा मतलब 5 होता है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन O2। ठीक है, ये डिसोसिएट होता है तो 4NO2 मिलता है। NO2 को बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन। यहां तक क्लियर है सबको? O2 को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। O2 को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। इसी रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है? वन रिएक्टेंट जो होता है वो डिसोसिएट होता है दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। वन रिएक्टेंट डिकम्पोज लिख देता हूं, डिकम्पोज इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। ये ठीक है, 8-9 में था इसका डिफिनेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी देखो और क्या दिया, देखो ठीक है, तो इसका अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो कंपेयर करेंगे A ऑफ A प्लस B ऑफ B प्रोड्यूस C ऑफ C प्लस D ऑफ D से। तो यहाँ पे देखो B नहीं है तो ये वाला पार्ट तो नहीं है, ये तो आपका 0 है। तो इसका कंपेयर करो, स्मॉल a का वैल्यू क्या है? 2, कैपिटल A का वैल्यू क्या है? N2O5। ठीक है, स्मॉल c का वैल्यू क्या है? पहले b तो है नहीं कुछ ना, b नहीं है तो c से स्टार्ट करेंगे। तो c, स्मॉल c की वैल्यू क्या है बताओ दक्ष? 4। कैपिटल C का NO2। स्मॉल d का 1। यहाँ पे कुछ नहीं दिया, इसका मतलब ये 1 है, इधर वाला नहीं लेते हैं, ये तो फॉर्मूला में आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला में आता है। स्मॉल ABC ये वैल्यू होता है, कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं ना, 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x² का कोएफिशिएंट क्या है? 2, x का कोएफिशिएंट क्या है? 3 और x का पावर 0 उसका कोएफिशिएंट क्या है? 5। x रेज़ टू 0 क्या होता है? 1। ठीक है, तो इसी तरह से कैपिटल D क्या है यहाँ पे दक्ष? O2 ऑक्सीजन, बराबर ना? तो अभी रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला डालना है, R इक्वल टू माइनस D ऑफ A बाई A dt इज इक्वल टू, फॉर्मूला पहले लिख देना है, जनरल फॉर्मूला, माइनस D ऑफ D बाई B dt। ये याद होना चाहिए भी। देखो ये दोनों माइनस साइन में है ना, तो रिएक्टेंट वाला माइनस में होता है, उसको हम लोग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। गायब हो रहा है ना, कम हो रहा है वैल्यू, इसलिए डिसअपीयरेंस। उसके बाद आता है D ऑफ C बाई C dt इज इक्वल टू प्लस D ऑफ D बाई D dt। ठीक है, ये जो प्लस वाला है उसको बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो MCQ में ये भी पूछ लेता है, रेट ऑफ अपीयरेंस। याद क्लियर है? ओके, तो अभी क्या करना है, अपने को वैल्यू डालना है। तो R इक्वल टू माइनस D, कैपिटल A का वैल्यू क्या है? N2O5 बाई A का वैल्यू क्या है? 2 dt इज इक्वल टू, B तो नहीं है तो ये अपना 0 है यहाँ पे। C का वैल्यू क्या है? स्मॉल c का 4, तो ये हो जाएगा 4 dt। और यहाँ पे क्या है? D ऑफ C का वैल्यू क्या है? NO2, तो NO2 इज इक्वल टू प्लस D ऑफ कैपिटल D का वैल्यू क्या है? O2 ऑक्सीजन अपॉन स्मॉल d का वैल्यू 1 dt। यहाँ तक क्लियर है? ये लिखना था, चेक करो। और कुछ निकालना है? सर इतना लिख के तो हो गया, शायद और भी इतना हो गया ना? तो उसके आगे देखो क्या देता है, एट व्हाट रेट NO2 एंड O2 आर फॉर्म्ड, व्हाट विल बी द रिएक्शन। अच्छा, उसके पहले दिया है कि लिक्विड ब्रोमीन N2O5 डिसअपियर्स एट अ रेट ऑफ 0.02 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। मतलब ये वाला वैल्यू आपका दिया हुआ है,
क्या दिया है, गिवन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। गिवन में क्या दिया है, माइनस डी ऑफ N2O5 बाई dt की वैल्यू कितना दिया है, 0.02। देखो यहाँ पे यूनिट अलग फॉर्म में दिया, क्या दिया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है, अपने को कैलकुलेट करना है ये और ये 4 वाला नहीं, ऐसे लेंगे। सर 4 को भी नहीं लेंगे। हाँ बताता हूँ रीजन। तो देखो इसको और इसको पहले इक्वेट करते हैं तो ये आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, इसको और इसको इक्वेट करो तो माइनस डी ऑफ N2O5 बाई क्या है 2dt इज इक्वल टू डी ऑफ NO2 बाई 4dt। ठीक है, अपने को निकालना इसका है, वैल्यू दिया हुआ है इसका, इसकी वैल्यू कितना दिया है 0.02 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1/4 इनटू डी ऑफ NO2 बाई dt। तो ये कैंसिल करो 2 टाइम्स में और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 0.02 इंटू 2 तो 0.04 आएगा, किसकी वैल्यू, डी ऑफ NO2 बाई dt। समझा? तो मुझे नहीं पता ना, रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे तो इसकी वैल्यू ना NO2 का ना, कांस्टेंट का वैल्यू थोड़ी निकालते हैं, वो तो दिया रहता है रिएक्शन में ना, तो उसको चेंज किया तो ये आ गया। समझा? अभी इससे इसको रिलेट करो, अभी इसकी वैल्यू भी तो कैलकुलेट करना है। समझा ना, 2 बार इक्वेट किया, इसका वैल्यू दिया है तो ये दोनों का रिलेशन से इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया, फिर इसका वैल्यू भी निकाला तो ये दोनों का रिलेशन से इसका निकल जाएगा। समझा? तो इसकी वैल्यू कितना दिया है, माइनस डी ऑफ N2O5 बाई 2dt इज इक्वल टू ऑक्सीजन का डी ऑफ O2 बाई 1dt। तो ये वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगा, इसकी वैल्यू पता है, ये वाले का कितना दिया हुआ 0.02 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू डी ऑफ O2 बाई dt। तो ये कितना आएगा 0.01 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हम लोग को ये पता है ना कि 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1 लीटर होता है, तो इसको इट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हम लोग। मैं तुम्हें डेसीमीटर क्यूब की जगह पे लीटर बताया हूं ना, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। क्या तो क्लियर है? तो चेक करो, ये आंसर यही है? हाँ सर यही है। हाँ चलो लिख लो अभी, ये 3 मार्क के लिए आया सीईटी में कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू, ये सब क्वेश्चन सीईटी का है। सर रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया लेकिन उसके बाद समझ नहीं रहा था क्या करना है। हाँ चलो ठीक, अभी समझ गया ना? नाम भी लिख लेना, याद कर लो, N2O5, क्योंकि आगे पढ़ना है पी ब्लॉक में। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और O2 को ऑक्सीजन बोलते हैं। रौनक समझा बेटा?
पहली क्लास सर वो एसी का फ्लैप चेक करना मतलब ठंड लग रही है। दक्ष तो है ना, वो जस है ना। दोनों साथ में ही घूमता है। वो तेरा कहाँ गया दोस्त? नमन हाँ? वो पता नहीं सर उसकी तबीयत खराब हो गई। अरे तो इतना घुमा दिया उसको कि वो 11th में जाएगा ना अभी। हाँ हो गया दक्ष? नहीं सर जल्दी ले ली भाई। कितना देर में तो मैं तू पूरा बोर्ड डर देता हूँ। ऐसा तो नहीं हुआ ना। काहे घूम रहे बाबा? थैंक यू सर। रौनक एक बार देख लो कैसे कैसे किया। सर हो गया। समझ में आ गया? अभी हो गया? पुश डाउन डन। आगे बढ़े, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। रौनक, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का फॉर्मूला क्या है? रूपल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है?
NO2 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है दर्ज? कल ही पढ़ाया। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 कितना? 5 वैलेंसी कितना है नाइट्रोजन का? 3 कौन से ग्रुप में आता है? 15 ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का नाम क्या है पूरा? ग्रुप 15 के हाँ रुको सर। हाँ नाइट्रोजन दिखाना रौनक कहाँ पे पढ़ाया और नाइट्रोजन है, उसके बाद फिर वो हटा दो, बंद हो जाता है लिखते लिखते। फास्फोरस हाँ सर, वो एएस वाले का नाम भूल गया मैं। हाँ आर्सेनिक। हाँ ये हो गया मेरे को देख। चालू करो। तो देखो K का फॉर्मूला क्या है? रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला m अपॉन s m रेज टू x प्लस वाई। क्लियर है दक्ष? तो अगर क्वेश्चन आपको देगा कि x प्लस वाई का वैल्यू है 2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो देखो K का वैल्यू क्या आएगा? मत लिखो अभी, देखो इधर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है? 2। तो K का यूनिट पूछ रहा है। रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या आएगा? तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे फ्रॉम फॉर्मूला। K इक्वल टू क्या मिलेगा? m अपॉन s m रेज टू 2 आएगा ना। x प्लस वाई का वैल्यू क्या डालना है? 2। तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? s इंटू m। किसके लिए? x प्लस वाई का वैल्यू 2 है, सेकंड ऑर्डर के लिए। तो उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन दिया हुआ 1, x प्लस वाई का वैल्यू है हाफ। हाफ मतलब हाफ ऑर्डर। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? लेकिन मोलिकुलरिटी नहीं होता है, एक आगे बताऊंगा वो। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ दक्ष? सर x प्लस वाई को हाफ डाल देंगे। हाँ गुड। K का फॉर्मूला क्या है? K इक्वल टू m अपॉन s, m रेज टू हाफ। तो बेस सेम है, इसका पावर 1 है ना, तो इसको ऊपर लेंगे हाफ और उसको ऊपर लेंगे माइनस हाफ डिवाइड बाय s। तो K इक्वल टू m, एलसीएम लेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 2 बाई s। एलसीएम क्या है? 2, तो ये 2 माइनस 1 अपॉन s, तो ये m रेज टू हाफ आएगा डिवाइड बाई s। ये K का यूनिट हुआ किसका? हाफ ऑर्डर का। तो रूट को ऐसे कहीं भी लिखा होता है m अपॉन s, रूट m। इसको हाफ को ऐसे लिख सकते हैं ना। उसी तरह से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, अगर x प्लस वाई का वैल्यू है 3/2, तो आंसर क्या आएगा? K का। थर्ड क्वेश्चन है x प्लस वाई का वैल्यू है 7/2 और फोर्थ क्वेश्चन है x प्लस वाई का वैल्यू 3। तो आंसर बताओ K का। ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैं इतना प्रैक्टिस करा रहा हूँ, लिख लो। आपका ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो x प्लस वाई का वैल्यू है 3/2, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या है? K इक्वल टू m अपॉन s। m का पावर क्या डालना है? 3/2। इसको ऊपर लूंगा तो K इक्वल टू m का पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना। ये प्लस है तो ऊपर में जाएगा तो m का पावर माइनस 3/2 होगा डिवाइड बाई s। तो K इक्वल टू m, तो ये क्या होगा? एलसीएम इसका 2, तो ये कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 माइनस 3 बाई s। तो m का वैल्यू माइनस हाफ बाई s आएगा। ये s
एम नहीं के है ना, यूनिट निकाल लो। फिर देखो 7/2 के लिए एम अपॉन एस, एम रेज टू 7/2, ये पावर ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, एम पावर 1 एम पावर माइनस 7/2 डिवाइड बाई एस। तो के इक्वल टू एलसीएम क्या है 2, तो ये 2 और ये 2 माइनस 7 बाई एस, तो ये क्या आएगा एम रेज टू माइनस 5/2 डिवाइड बाई एस। ये लिख लेना 3 है, तो एम इक्वल टू एम बाई एस एम रेज टू 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 1 अपॉन एस एम का पावर 2। तेरा तक सही है सब, बाकी लोग लिख लो। फिर आगे बढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, अभी हम लोग को अपने सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर है और जीरो ऑर्डर, तो पहले मैं फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा 1, गुड। तो r इक्वल टू के a रेज टू x b रेज टू y, इसको हम लोग रेट लॉ बोलते हैं, रेट लॉ। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ में क्या चेंज आएगा, r इक्वल टू के a रेज टू 1 b रेज टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो r इक्वल टू के a रेज टू 1 होगा, समझा। तो ये क्या है रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ तक क्लियर है, लाइन बाय लाइन देखो मैं लिखते चल रहा हूँ, तुम लोग ऐसे लिखना। फोर्थ पॉइंट, तो r को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस डी ए ऑफ a बाई डी टी इज इक्वल टू के a रेज टू 1। ये कहाँ से है, हम लोग को इक्वेशन पता है ना, a ऑफ a d ऑफ b इज इक्वल टू c ऑफ c d ऑफ d। ये फॉर्मूला से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के a रेज टू 1। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ क्लियर है, तो ये फॉर्मूला मिल गया फर्स्ट ऑर्डर का। तो देखो अगर मैं ग्राफ दिखाऊं तो ये a का वैल्यू कम होगा ना टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ये मान लो 10 सेकेंड है, तो स्टार्ट हुआ था इनिशियल टाइम 0 से, तो 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, तो 10 सेकेंड में ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो 80 आएगा। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा a नोट, ये आपका a का इनिशियल वैल्यू है, ये क्या है वैल्यू एट टाइम t, वैल्यू एट टाइम t, ये समझा रौनक, समझा ना। तो देखो, तो ये डिफरेंशिएशन, तो देखो अगर डी ए अपॉन डी टी निकालते तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आप डी ए वाई अपॉन डी टी निकाल रहे हो ना, आर का वैल्यू दे रहे हो, ठीक है ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्लोप। स्लोप निकालते हैं ना, स्लोप मैथ्स में बताया था, स्ट्रेट लाइन में जब कोई भी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या देता है, स्लोप देता है ना, एम जिसको बोलते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे कौन से स्पीड से वो रिएक्ट कर रहा है वो पता चलेगा, ठीक है ना। अगर कितना रिएक्ट किया टोटल वैल्यू, तो ये क्या करना पड़ेगा, एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, उसके लिए क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन। मैथ्स में पढ़ेंगे तो उसका एप्लीकेशन केमिस्ट्री में भी है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं, एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए, एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए। और डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ते हैं, स्लोप निकालने के लिए। स्लोप, स्लोप मतलब कौन से रेट से रिएक्ट हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। यहाँ क्लियर है। तो मुझे अभी पता करना है कि कितना रिएक्ट हुआ है, तो अपना इक्वेशन ये है, तो इसको इक्वेशन को मैं लिखता हूँ माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के। तो इंटीग्रेट कितना रिएक्ट किया है उसके लिए मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं सेम वेरिएबल को सेम साइड लेता हूँ, देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए, तो इसको एक साइड लेता हूँ, माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू डी टी इंटू के। सिर्फ इस इक्वेशन को अरेंज किया हूँ, ए को नीचे लिया, डी टी को राइट में भेजा। क्या क्लियर है। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेटिंग
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या मिलेगा बताओ। तो ये आ जाएगा अपना इक्वेशन कैसा दिखेगा, माइनस इंटीग्रेशन डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के कांस्टेंट बाहर है, बाहर ले गया। तो अभी ध्यान से देखना, जब इंटीग्रेट करते तो लिमिट्स लगाते, जब टाइम 0 था तो इसकी वैल्यू कितना था, कॉन्सेंट्रेशन ए नोट। जब टाइम t हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, 80। गुड। तो ऊपर जो मैं लिखता हूं उसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। जो नीचे लिखा उसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, शॉर्ट फॉर्म में यूपी और एल एल। ठीक है, तो मैथ्स का फॉर्मूला है, जब इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन ए रहेगा तो लॉन ए होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को यूज करना, कैसे है वो मैथ्स में बताऊंगा। और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी करते हैं तो टी आता है। तो ये दोनों फॉर्मूला मैं इंटीग्रेशन का यूज करूंगा। ये मैथ्स का फॉर्मूला है, मैं आपको पढ़ाऊंगा ये। ठीक है, तो देखो इसको इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा, यहाँ पे ए है ना, ये गलत लिख जाओ, यहाँ पे ए है। ठीक है, तो ये आएगा माइनस लॉन ऑफ ए, 80 नीचे में ए नोट इज इक्वल टू के बाहर, डी टी का क्या है इंटीग्रेशन, टी है, और ये 0 से टी। तो अभी क्या करते हैं, ये होने के बाद वैल्यू डालते हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट का। तो ये लॉन ऑफ 80 माइनस लॉन ऑफ ए नोट इज इक्वल टू के टी माइनस 0। क्या था, क्लियर है। तो लॉग का एक फॉर्मूला होता है, लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, अगर लॉग एम माइनस लॉग एन है तो ये लॉन एम बाई एन होता है। ठीक है, तो देखो 80 माइनस ए नोट है तो ये माइनस लॉन ऑफ 80 बाई ए नोट इक्वल टू के टी बचेगा। ठीक है, माइनस साइन अंदर लेंगे, देखो माइनस ऑफ लॉन एम रेस टू, तो ये माइनस यहाँ पे आता है, तो लॉन ऑफ एम रेस टू -1, तो लॉन ऑफ 1 अपॉन एम लिख सकते हैं। तो जब ये ए नोट ऊपर आ जाएगा, 80 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या मिलेगा, लॉन ए नोट अपॉन 80 इक्वल टू के टी। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आएगा, कितने मार्क का, 3 मार्क का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th बोर्ड में आएगा। ठीक है, इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो लॉन और लॉग में एक रिलेशन होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लॉन ऑफ ए टू द बेस ई, और ये होता है रिलेशन 2.303 लॉग ऑफ 10 ए टू द बेस 10। इसका बेस ई है, इसका बेस है 10। ठीक है, तो 10 में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि इसका कैलकुलेशन करना इजी होता है और इसका कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट होता है। तो इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा बाहर, 2.303 लॉग ऑफ ए नोट अपॉन 80 इज इक्वल टू के टी। तो ये आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर है। ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो ये अलग अलग फॉर्म में, एक फॉर्म ये है, एक फॉर्म ये, समझा। चलो यहाँ तक लिख लो, और ये प्रूफ एग्जाम में आएगा तो इतना लिखना पड़ेगा तुम्हें पूरा।